हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 में 50 क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट 2 में 50 क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं। अभी हम लोग आज प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे, जिसमें फिर से 50 क्वेश्चन हैं। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, लेकिन तैयारी को हल्के नहीं करेंगे, तैयारी जारी रहेगी। इस क्रम में हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि मिट्टी संरक्षण के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि मिट्टी में जीवांश वर्धन मिट्टी संरक्षण का अभिन्न अंग है। कथन बी है आवरण फसलों का उपयोग आवश्यक है। कथन सी है नहरी सिंचाई मिट्टी संरक्षण का प्रभावी उपाय है। तो विकल्प देखते हैं, ए बी सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, या सभी सही हैं। तो ये जो प्रश्न है 101, इसमें विकल्प ए सही उत्तर है। कथन ए और बी सही हैं। कथन यह है कि मिट्टी में जीवांश वर्धन मिट्टी संरक्षण का अभिन्न अंग है। जिस मृदा में जीवांश की मात्रा अधिक पाई जाती है उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है। कथन जो सी है वो गलत है, क्योंकि नहरी सिंचाई जो है मृदा संरक्षण का प्रभावी उपाय नहीं है, क्योंकि नहर से अधिक सिंचाई करने पर जो है मृदा क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए कथन जो है सी सही नहीं है। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, ए और बी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किस विद्वान के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए.जी. टांसले महोदय के द्वारा इसका जो है प्रयोग किया गया था। और एक होता पारिस्थितिकी शब्द, उसको जो है अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रश्न समझ में आ जाएंगे आपको, पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया, ए.जी. टांसले ने, और पारिस्थितिकी शब्द का केवल अर्नेस्ट हैकेल ने किया है। आगे हम लोग देखते हैं, प्रश्न है 103, ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर की विषय वस्तु क्या है, किस विषय वस्तु पर आधारित है। तो ये जो है विकल्प बी इसका सही उत्तर है, पर्यावरण एवं विकास अंतर संबंधित। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है ब्रटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन विश्वव्यापी पर्यावरण समस्या नहीं है। समस्या नहीं है, प्रश्न पूछा कि समस्या कौन सी नहीं है। तो विकल्प देखेंगे आप, वन अवरोपण, कांच गृह प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण, अम्ल वर्षा। तो जो बी सी और डी हैं, ये तीन जो विकल्प हैं ये विश्वव्यापी समस्या हैं। ठीक है, विश्वव्यापी समस्या हैं, जबकि विकल्प ए जो है वन अपरोपण, ये विश्वव्यापी समस्या नहीं है। तो हमारे 104 नंबर प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 105, 18 डिग्री से 31 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे 20 से 30 लिखा हुआ है, 20 से 30 के बीच जो है उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, तो लगभग वही है 18 से 31। अगला है कारण भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली व्यापारिक हवाओं से आंतरिक भागों में और वायु विमुख तटीय प्रदेशों में वर्षा नहीं होती है। तो जो पहला कथन है कि 18 से 31 डिग्री के मध्य उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, एक कथन सही है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिचक्रवातीय दिशाएं हो जाती हैं और हवाएं नीचे की तरफ उतरती है। तो जो नीचे हवाएं उतरती हैं वो वर्षा नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं, ये भी कथन सही है। और दूसरा क्या, भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली व्यापारिक हवाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में वर्षा करती हैं, आंतरिक भाग और विमुख प्रदेशों में वर्षा नहीं करती हैं। तो एक कारण भी सही है। तो इसका जो है क्या सही उत्तर हो जाएगा, ए और कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, जबकि कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथन उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों से संबंधित हैं, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। कि सामान्यतः इनका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 से 8 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। वर्षा पूर्ण रूपेण संवहनीय क्रिया द्वारा होती है और दिन और रात वर्ष पर्यंत लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास की बात हो रही है, तो उसमें ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा, 1 और 2 3 सही हैं। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ इनका जो है 8 डिग्री तक लगभग विस्तार पाया जाता है, संवहनीय वर्षा होती है और दिन और रात वर्ष पर्यंत लगभग बराबर रहते हैं। तो ये तीनों कथन जो है भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु के लिए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या हम लोग 107 देखेंगे, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 107 है, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विषुवतीय वन। विषुवतीय वनों में जो है अधिपादप नाम की वनस्पति पाई जाती है, उनको अधिपादप कहा जाता है।
आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व है? पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व कौन सा है? तो इसमें जो सही विकल्प है वो है जैव विविधता। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव एवं वनस्पति की जो विविधता होती है उसका पाया जाना जरूरी है, इसलिए वो जैव विविधता का निर्धारण करती है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी, 108 का बी। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विश्व को प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? तो प्रश्न संख्या 109 का सही उत्तर है डी, ह्युटलेसी महोदय ने जो है 1936 ईस्वी में 5 आधारों पर विश्व के 13 प्रमुख कृषि प्रदेशों में वर्गीकरण किया है। बहुत बार प्रश्न रिपीट किया गया है। अब चूंकि 13 प्रदेशों से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है उसके जो 5 आधार हैं वो कौन कौन से। कई एग्जाम में पूछ दिया गया कि निम्न में से कौन सा आधार नहीं लिया है, ठीक है। तो आप किसी भी बुक से उठा करके जो 5 आधार हैं उनको आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपका प्रश्न गलत ना हो। आगे हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 110, नवनियतवाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है। नवनियतवाद के प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर महोदय। ग्रिफिथ टेलर महोदय जो है नवनियतवाद के प्रवर्तक हैं। ब्लास और ब्रूंस का जो संबंध है वो संभववाद से है, संभववाद से है। और जो मैकेंडर हैं इन्होंने हार्टलैंड सिद्धांत या थ्योरी दिया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियतिवाद का समर्थक नहीं था? प्रश्न है नियतिवाद का समर्थक नहीं था। तो विकल्प में आपको पता चल जाएगा, वाइडल डी ला ब्लास, क्योंकि ब्लास फ्रांस से संबंधित हैं और फ्रांस में क्या था? संभववादी विचारधारा थी, ठीक है। तो सैम्पुल, रैडजेल और मैकेंडर जो है नियतिवाद के समर्थक माने जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है? ये कथन जो है सैम्पल महोदय, इसी सैम्पल का है। विकल्प जो है बी इसका सही है, 112 का। प्रश्न संख्या हम लोग 113 देखते हैं, ग्रिफिथ टेलर ने प्रवास कटबंध सिद्धांत के अनुसार मानव जाति का उद्गम स्थान कहाँ बताया है? ग्रिफिथ टेलर ने जो है मानव जाति का उद्गम स्थान मध्य एशिया को बताया है, 113 का सी सही उत्तर हो जाएगा। कुवियर ने मानव प्रजाति को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? प्रश्न संख्या 114 है। कुवियर ने जो है त्वचा के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। बालों के आधार पर अगर हम देखें तो हेडन महोदय ने किया है, और कद के आधार पर टोपिनार्ड महोदय ने किया है, ठीक है। तो कुवियर ने जो है त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। आगे हम लोग देखते हैं, उलझे बाल किस प्रजाति की विशिष्ट लक्षण है? ठीक है, उलझे बाल जो है निग्रो प्रजाति की विशेषता है। आगे हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 116, जनसंख्या वितरण प्रदर्शित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जनसंख्या वितरण, प्रश्न यहाँ पे है वितरण। वितरण जो है दिखाने के लिए बिंदु विधि सर्वोत्तम होती है, जबकि जो कोरोप्लेथ है इसके द्वारा हम किसी चीज़ का घनत्व दर्शाते हैं, ठीक है। और आइसोप्लेथ समान मान की रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया मानचित्र होता है, उसको आइसोप्लेथ कहते हैं, ठीक है। तो 116 का जो है विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? 117 का जो है प्रश्न पूछा गया, 117 का कौन सा युग्म सही है? क्रू मैग्नान मानो फ्रांस, हाइडेलबर्ग मानो दक्षिण अफ्रीका, सोलो मानो जर्मनी, रोडेशिया मानो जावा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, क्रू मैग्नान मानो फ्रांस, ए विकल्प सही है। अगर हम हाइडेलबर्ग की बात करें तो ये जर्मनी से संबंधित है, ठीक है। अगर हम रोडेशिया की बात करें तो उत्तरी रोडेशिया में इसके जो है उत्तरी रोडेशिया से संबंधित रखता रोडेशिया मानव। तो 117 का जो सही उत्तर हो वो ए, क्रोमैग्नान मानव जो है फ्रांस से संबंधित है, यही युग्म सही है। आगे हम लोग देखते हैं, नगर को परिभाषित करने में निम्न में कौन सा तत्व नगण्य है? ठीक है, किसी नगर की परिभाषा करने में जो है वहाँ एक न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए, विशिष्ट क्रियाकलाप होना चाहिए और जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों को आधार बनाया जाता है, जबकि क्षेत्रीय विस्तार को जो है इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्राल किस प्रमुख जनजाति का निवास स्थान है? एक क्राल जो है मसाई का जो है निवास स्थान को कहा जाता है, उनके घरों को क्राल कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है।
1967 में आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, ठीक है। और इसमें जो है चीन, दक्षिण कोरिया और जापान, ये जो समूह है ये आसियान से संबंधित नहीं है, जबकि वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सब जो है अन्य जो देश दिए गए हैं वो आसियान से संबंधित हैं, ठीक है। लगभग जो है इसमें 10 देश हैं वर्तमान में, और जो विकल्प ए है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय समुदाय में शामिल नहीं है। विकल्प है फ्रांस, इटली, यूनान, स्विट्जरलैंड। फ्रांस, इटली, यूनान, ये तीनों जो है यूरोपीय समुदाय के सदस्य हैं, जबकि स्विट्जरलैंड इसका जो है सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये भी कथन सही है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण, ये भी जो है कथन सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा कि कारण एवं कथन सही है, लेकिन वो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। प्रश्न संख्या 122 का जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 123। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। नगोया जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। आनंद दुग्ध उद्योग के लिए जाता है। वाशिंगटन लौह इस्पात के लिए नहीं जाना जाता है। तो हमारे 123 का जो है विकल्प संख्या डी सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाया जाता है। तो इसका जो है कई बार रिपीट किया गया प्रश्न, ब्राजील इसका सही उत्तर। ब्राजील में सर्वाधिक जो है वन क्षेत्र है। सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ठीक है, हम्बोल्ट महोदय जो है इस प्रश्न के सही उत्तर हैं, जबकि ब्रून्स भी इस मत का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी विकल्प में ऐसा होता है कि जो उसके प्रतिपादक होते हैं वो नहीं दिए होते हैं, लेकिन उसके जो समर्थन करने वाले सदस्य होते हैं उनका नाम दिया होता है, ठीक है। तो हम्बोल्ट ने जो है इसका प्रतिपादन किया है, जबकि इसका समर्थन ब्रून्स महोदय भी कहते हैं। तो अगर किसी विकल्प में ऐसा हो कि हम्बोल्ट ना दिए हो, ब्रून्स दिया हो, तो ब्रून्स भी सही उत्तर माना जाएगा, जबकि इस प्रश्न में हम्बोल्ट जो है विकल्प में दिया है, तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर है वो सी हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। चीन के उच्चावच का विशद अध्ययन किया गया था, किसके द्वारा। प्रश्न पूछा गया है कि चीन के उच्चावच का विशद अध्ययन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो जो 126 का विकल्प बी रिस्थोपेन महोदय के द्वारा किया गया था। इनकी पुस्तक का भी नाम है चीन का भूगोल, ठीक है, चीन का भूगोल। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है। पीजीटी में इस तरह का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सीडी हैरिस महोदय जो है ब्रिटेन के नहीं हैं, जबकि इस्मेल्स, पीटर हैगेट और आर.आई. डिकिंसन जो है ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं। प्रश्न संख्या अगला हम लोग देखते हैं। मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत, मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत का सविस्तार प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो है प्रश्न संख्या 128 का जो सही उत्तर है वो है जीन ब्रून्स महोदय ने जो क्या है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि पर्यावरण के जो सभी तत्व हैं वो क्या हैं, परिवर्तनशील हैं। पर्यावरण के सभी तत्व परिवर्तनशील हैं। इसी को क्या कहा गया है, क्रियाशीलता का सिद्धांत कहा गया है, जिसको जीन ब्रून्स ने प्रतिपादित किया था। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है जो मानव का निवास गृह है। ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है रिटर महोदय का है। प्रश्न संख्या 129 का सही उत्तर है रिटर महोदय। जो मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, पृथ्वी तल का अध्ययन करना है, और पृथ्वी के तल का अध्ययन किस तरह है, जो मानव का एक निवास गृह के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 130 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी भूगोलवेत्ता नहीं है, कौन से अमेरिकी भूगोलवेत्ता नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी पैट्रिक गिडीज जो है ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, ना कि अमेरिकन, ठीक है। तो 130 का विकल्प जो है सी सही है। वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। ये कथन जो है सैंपल महोदय का है, सैंपल का है, ठीक है, इसी सैंपल का। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 132। प्रत्यक्षवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया है। प्रत्यक्षवाद की जो है अवधारणा अगस्त काम्ते से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग 133। निम्नलिखित में से अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं
अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं के सही कालानुक्रम को जो है कीजिए एवं कूट के आधार पर उनका उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, विकल्प में दिए हैं कार्ल सावर, हंटिंगटन, सैंपल और ईसा ओमैन। ठीक है, तो इनका अगर हम लोग क्रम देख लें, समय देख लें, तो हमें पता चल जाएगा। जो कार्ल सावर हैं, इनका जो समय है वो 1889 से 1975 तक है। अगर हंटिंगटन की बात करें हम, तो 1876 से 1947 तक है। अगर हम देखें सैंपल महोदय का, तो 1863 से 1932 तक है, 1932 तक है। ईसा वोमैन का अगर हम लोग देखें, तो 1878 से 1950 है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इसमें सबसे पहले आएंगे थर्ड नंबर। ठीक है, तो अगर आप विकल्प देखें तो थर्ड नंबर यहाँ पे है, थर्ड नंबर यहाँ पे है। ठीक है, फिर 63 के बाद 76, 2 नंबर, 3 के बाद 2, तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। 3 2 3 2, उसके बाद 1878, 4 1, 3 2 4 1। ठीक है, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि यूनान वासियों को नोमोन नामक धूप घड़ी से किसने परिचित कराया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? धूप घड़ी से किसने परिचित कराया था? बी, एनेक्सिमेंडर ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नता स्वरूप भूतल का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विवरण एवं विवेचन करता है। ये कथन जो है रिचर्ड हार्टसोन का है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 136, निम्नलिखित समूह में कौन संभववाद का प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्लास ब्रून्स एवं आयसा वुमैन, विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 का जो है सही उत्तर है ब्लास ब्रून्स एवं आयसा वुमैन, जो है किससे संबंधित हैं? संभववाद से संबंधित हैं। आगे हम लोग देखते हैं, भूसत्तावादी उपागम को स्वीकार नहीं किया था। भूसत्तावादी उपागम को जो है रेडजेल महोदय ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि रेडजेल महोदय मानववादी उपागम पर विचार करते थे या उनका समर्थन करते थे। तो रेडजेल महोदय ने भूसत्तावादी उपागम को स्वीकार नहीं किया था। आगे हम लोग देखते हैं, फ्रांस का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रांस का भूगोल नामक जो पुस्तक है वो है बैडल डी ला ब्लास महोदय की, जो कि फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रश्न है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही है? तो बात छिद्र जो है ये उष्ण मरुस्थल से संबंधित नहीं है, ये जो है सागरीय जल से संबंधित है, सागरीय जल से संबंधित है। यहाँ पर दो शब्द मिलते हैं जो कि बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक है ब्लो होल्स, ठीक है, जो कि सागरीय जल से संबंधित है। एक होता है ब्लो आउट्स, जो कि जो है पवन से संबंधित है। इसको बोला जाता है बात छिद्र और इसको बोला जाता है बात गर्त। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये पवन से संबंधित है। तो हमारा यहाँ बात हो रही बात छिद्र की, जो कि किससे संबंधित होगा? सागरीय जल से, ना कि उष्ण मरुस्थल से। ये कथन जो है गलत हो गया। विकल्प बी है हमादा आंध्र प्रदेश में। तो आपको पता है कि जो है हमादा मरुस्थल में पाए जाने वाले एक जो है ऐसी संरचना होती है जो दूर तक फैली नग्न चट्टानों से निर्मित होती है। मतलब वहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती है, नग्न चट्टानों से निर्मित होती है, जिसको क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। तो ये भी जो है संबंधित नहीं है। अंधी घाटी काष्ठ प्रदेश से संबंधित है, अंधी घाटी काष्ठ प्रदेश से संबंधित है। ये कथन जो है, ये विकल्प जो है सही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं चौथा,
प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध जो है किससे, नदी से संबंधित होता है ना। तो इस जो प्रश्न है इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, अंधी घाटी काष्ठ प्रदेश से संबंधित शिलाकृति है। अगला है कि पेडिमेंट का निर्माण, पेडिमेंट का निर्माण किससे संबंधित है। पेडिमेंट का निर्माण जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल क्रिया से, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल क्रिया से अपरदित चट्टानी चबूतरों को जो है क्या कहा जाता है, पेडिमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है पाट भूमि पाई जाती है, पाट भूमि पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 142 सुमेलित नहीं है। पीर पंजाल लघु हिमालय में सही है, केटू काराकोरम में सही है, करेवा कश्मीर घाटी में सही है, पोटबार का पठार जो है कुमायूं नहीं है, पाकिस्तान में मिलता है। ठीक है, तो विकल्प 142 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। प्राइमरम्फ अवधारणा के प्रतिपादक हैं, प्राइमरम्फ के जो प्रतिपादक हैं वो पेंक महोदय हैं, पेंक महोदय हैं, क्योंकि पेंक महोदय ने बताया है कि एक नीचा आकृति विहीन मैदान जिसे जो है प्राइमरम्फ कहा जाता है, जब उनका अपर्दन चक्र शुरुआत होता है उससे पहले का जो स्थलाकृति होती है उसके लिए उन्होंने जो है प्राइमरम्फ इस नाम जो है इस्तेमाल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक रूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है। तो एक रूपतावाद का जो सिद्धांत का प्रतिपादन है जेम्स हटन महोदय ने किया है 1785 ईस्वी में। स्कॉटिश भूगोल वेत्ता थे ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी, अपवहन। अपवहन जो है क्या है कि धूल कणों को उड़ा करके ले जाने की जो क्रिया है अपवहन कहलाती है। अब अपवहन जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में या शुष्क प्रदेशों में ही सर्वाधिक होती है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अपवहन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, नदी और नगर का जो है मिलान करना है, किस नदी पर कौन सा नगर स्थित है। तो इरावदी पे जो है, इरावदी पे अगर हम बात करें तो इरावदी पे जो है यांगून नगर है। ए का 3 अगर हम देखेंगे तो विकल्प ए और बी में 2 जगह है। उसके बाद हम देखेंगे रेड जो नदी है वो हनोई से संबंधित है, बी का 2 मिल रहा है विकल्प बी में। तो उत्तर तो हमें मिल गया, बी आंसर इसका सही होगा। लेकिन हम लोग देख लेते हैं, मीनाम जो है वो बैंकॉक, इसी को चायो फ्राया भी कहा जाता है। मीनाम नदी को ही क्या कहा जाता है, चायो फ्राया। ठीक है, इसी पे क्या स्थित है, बैंकॉक नामक नगर स्थित है। और अगला मिकांग नदी है जो कि 4 नंबर संबंधित है BN10 से। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, 3, 2, 1, 4। आगे हम लोग देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलान करना है। शांत मेखला विषुवत रेखीय पछुआ विषुवतीय क्षेत्र में पाई जाती है। विक्षेप बल क्या है, एक कोरेलिस बल है। हरमट्टन क्या है, डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं इसको। गरिष्ठा चालीसा का है, एक पछुआ पवन है। ठीक है, तो इस आधार पर जो है इसका विकल्प हो जाएगा ए का 3 सी में मिल रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, वायुमंडल की वह परत जिसमें जल तथा धूल के कण पाए जाते हैं। क्षोभमंडल में, परिवर्तन मंडल भी जिसको बोलते हैं, इसी में पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, विश्व का फेफड़ा के नाम से विख्यात है। विश्व का फेफड़ा जो है किसको कहा जाता है, भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को कहा जाता है विश्व का फेफड़ा, अमेजन बेसिन जो है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, वायुमंडल में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो तो किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, शुष्क रुद्धोष्ण ताप, आर्द्र, सामान्य तापपतन दर। तो सरल प्रश्न है, सामान्य तापपतन दर क्या होती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। शुष्क रुद्धोष्ण ताप दर क्या होती है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। और आर्द्र रुद्धोष्ण ह्रास दर क्या होती है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा,
शुष्क रुद्धोष्ण ताप हास दर उसको जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ के नाम से जानते हैं या तड़ित मेघ कहा जाता है। ठीक है, तो तड़ित मेघ कपासी वर्षी मेघों को कहा जाता है, जो कि गहरे काले एवं सघन बादल होते हैं। ठीक है, और जब ये आते हैं तो भारी वर्षा, ओला एवं तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है, इसलिए इनको जो है कपासी वर्षी को क्या तड़ित मेघ के नाम से जानते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 के जो है हमने 50 प्रश्न आज देख लिए हैं। लगभग 1000 प्रश्न करने का टारगेट रखा गया है। जब तक एग्जाम होता तब तक हम लोग ऐसे ही तेज़ी से 1000 प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।